नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देख रहे थे एनएलसी गेट एग्जाम के लिए, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जो है इसके साथ में एडिशनल पॉइंट और भी आपको बताते चलते हैं, तो जिससे कि आपका जो है काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा इन सभी सेट्स का। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इंपॉर्टेंट जीके का, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जितने भी सेट्स अभी तक हमने कराए हुए हैं, तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरजी क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे, जो जितने भी हमने सेट्स अभी तक कराए हुए हैं सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में हमने जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड और स्टैटिक जीके से रिलेटेड, तो इन सभी का पीडीएफ हमने बनाया हुआ है, तो उसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं। और साथ में करंट अफेयर्स का और इंग्लिश का भी पीडीएफ जो है हमने इसी एग्जाम पैटर्न को देखते हुए हमने बनाया हुआ है। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। और आप लोग स्टडी करते रहिए, आपको ये जरूर हेल्प करेंगे एग्जामिनेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज के सेट नंबर 10 का आपका पहला क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 9 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन आपका है कि अ पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड कैन रिटेन द फॉरेन करेंसी अप टू व्हाट पीरियड। तो देखिए, कोई भी पर्सन है, जैसे मान लीजिए वो अब्रॉड से फॉरेन कंट्री से रिटर्न करता है इंडिया में, तो वो जो फॉरेन करेंसी मान लीजिए अपने साथ वो कैरी करता है, तो वो कितने पीरियड के लिए जो है अपने पास वो रिटेन करके रख सकता है। तो देखिए, इसका ड्यूरेशन होता है दैट इज 180 डेज की होती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर इसका ये आपका हो जाएगा। तो इतना टाइम दिया जाता है किसी भी पर्सन को, जो है वो अगर फॉरेन से आता है तो उसके पास जो है ये इतना अमाउंट वो इतना दिन तक वो रख सकता है, यहाँ पे 180 दिन तक अपने पास रख सकता है। तो ये जो है रूल्स बनाए गए थे अकॉर्डिंग टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2000। तो ये दिया गया था इसमें कि जैसे आपको जो है कोई भी करेंसी आप बाहर से आप लाते हैं, तो उसके उसके लिए जो है आपको जितने भी पैसे आप लाते हैं, मान लीजिए आप लाते हैं, तो उसको जो है आपको सरेंडर करना होता है, यानी कि जो भी अनयूज फॉरेन करेंसी है। तो इसके लिए समय दिया था 180 डेज का। अब जब से अब्रॉड से आप आते हैं अपने देश में, तो इसके साथ में मान लीजिए कोई पर्सन को अगर डिजायर होती है कि वो जो है फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास वो रखना चाहते हो, तो उसके लिए देखिए एक लिमिट होती है। तो वो आपका है दैट इज अप टू डॉलर $US 2000 तक ये लिमिट होती है। तो ये जो है इतना अमाउंट आप अपने रेसिडेंट फॉरेन करेंसी जो अकाउंट रहती है, यानी कि जो आपका एक अकाउंट रहता है आपका आरएफसी अकाउंट जो रहती है, तो इसमें आप अभी इतना तक आप लोग रख सकते हैं, अप टू $2000 तक। बाकी जितने भी रहते हैं करेंसीज आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के, यानी कि जो फॉरेन करेंसी जो रहते हैं, तो आपको जो है उनको सरेंडर करनी होती है विद इन 180 डेज के आपके रिटर्निंग से। फिर नेक्स्ट देखिए कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर द आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। तो जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 352, तो ये जो है पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए कितने समय तक के अंतराल में। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका होगा दैट इज 1 मंथ होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इसका। तो देखिए, जितने भी इमरजेंसीज होते हैं, यानी कि जो अंडर आर्टिकल 352 के बेसिस पे, तो इसमें जितने भी इमरजेंसी इंपोज किया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और इसके पीछे रिक्वेस्ट होता है प्राइम मिनिस्टर का, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के एडवाइस के बेसिस पे ये सारी चीज़ होती है। तो अब मान लीजिए कि एक बार इम्पोज अगर कर दी गई है प्रेसिडेंट रूल, तो ये इसके लिए जो है संसद में पारित होना चाहिए, यानी कि दोनों सदन से इमरजेंसी प्रोविजन जो भी अगर लगाए गए हैं, तो ये दोनों जो है पार्लियामेंट में लेट डाउन किया जाता है वहाँ पे। और ये जो है 1 मंथ के अंदर में अप्रूव्ड हो जाना चाहिए कि किस बेसिस पे जो है इमरजेंसी लगाई गई, और वो लगाई गई है तो ये सही है कि नहीं है। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा वो दिन 1 मंथ के अंदर में अप्रूव हो जानी चाहिए। अदरवाइज जो है फिर से इमरजेंसी हटाई जा सकती है, मतलब ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा। और देखिए, एक बार इम्पोज अगर हो गई है, यानी कि जो पार्लियामेंट के द्वारा ये भी जो है अप्रूव हो चुकी है, तो ये कंटिन्यू रहता है अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ तक का। और जब तक कि प्रेसिडेंट इसे रिवोक नहीं करते तब तक ये लगा हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट देखिए कि अ सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप इजिली कंपेयर टू लिक्विड बिकॉज ऑफ। तो देखिए, जो सॉलिड जो होते हैं, तो ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकते हैं इजिली एज कंपेयर टू लिक्विड के कंपैरिजन में यदि हम बात करते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ, हायर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर प्रोसेस इन सॉलिड, या फिर लार्ज इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इन सॉलिड, या फिर बिगर मोलिकुलर साइज ऑफ द सॉलिड। तो देखिए, सॉलिड के केस में जो इंटरमोलिकुलर प्रोसेस जो होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसके चलते जो है जो मॉलिक्यूल जो रहते हैं, तो आपस में बाइंड किए हुए रहते हैं, और इस तरीके से सॉलिड का एक डिफिनेट शेप होती है। लेकिन लिक्विड के केस में जो है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, तो ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं।
एज कंपेरिजन टू सॉलिड की यदि हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के चलते ही है कि जो सॉलिड जो होते हैं तो इनका शेप चेंज नहीं होता है इसलिए एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड। इसी के चलते जो शेप होता है इसका रिजिड होता है, और बाकी लिक्विड का जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतने रिजिड नहीं होती, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो इस कारण से इसका शेप वो किसी भी शेप में ले सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि अ वुमन हु रेंट हर वomb टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड फॉर द अदर्स इज नोन एज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये सिंपल आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए कोई विमेन है जो अपना वुम्ब को यानी कि जो कोख होती है तो वो अपना रेंट करती है चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे पेरेंट के लिए, तो उनको क्या बुलाता है? तो देखिए उनको बुलाता है सरोगेट मदर बुलाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो सेरोगेसी ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कि लीगल एग्रीमेंट होती है बिटवीन पेरेंट्स के बीच में। तो जिसमें कि मान लीजिए कोई अगर विमेन है वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती या फिर और कोई रीजंस होती है, तो उसके जो फादर जो होते हैं तो वो किसी दूसरे विमेन से अपना मतलब कि जैसे स्पर्म से फ्यूज करा के जिन मदर और फादर का, और वो फिर जो है किसी दूसरे विमेन की जो वोम्ब होती है तो उसमें वो कर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और वहीं पे जो है चाइल्ड का ग्रोथ होते हैं। और आफ्टर आफ्टर बाद में जब चाइल्ड का जब रिप्रोडक्शन हो जाती है और चाइल्ड जब बाहर आ जाता है तो उसके बाद फिर वो लीगल पेरेंट उसके बन जाते हैं जिनका वो ओरिजिनल मतलब कि जो उन्होंने रेंट दिया हुआ था। तो बाकी जो ये एक अरेंजमेंट होता है बेसिकली सरोगेसी इस टर्म को बोली जाती है, और जिसमें कि जो विमेन रेंट करती है यानी कि अपना वोम के लिए जो पैसे लेती है कुछ समय के लिए, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग सरोगेट मदर बोलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट देखिए कि अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ। तो देखिए प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट पावर जो होती है तो वो किसके हाथ में होती है? तो देखिए यदि आपने प्रियम्बल देखा होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें जो है आपने स्टडी किया होगा कि जो प्रियम्बल है तो ये इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर होती है तो वो पीपुल के पास होती है यानी कि लोगों के पास होती है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रियम्बल है तो इसमें स्टार्ट ही होता है आपका यहाँ पे पीपुल से, दैट इज वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजनशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीपुल जो है मतलब कि जो पीपुल ऑफ इंडिया है तो इन सभी को सबसे ज़्यादा जो है सॉवरन पावर दी गई है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से देखिए हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जो कि प्रियम्बल में मेंशन आपका किया गया है, तो जो अल्टीमेट पावर जो होती है तो वो पीपुल के हाथ में लाइक करती है। तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप ऐसे भी आप जानते हैं कि पीपुल के पास यानी कि लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी सरकार को चेंज कर सकती है अगर जब इलेक्शंस के समय आती है। तो आप देखते होंगे कि जो करंट गवर्नमेंट होती है और उसके बाद जब फिर इलेक्शंस होती है तो उसमें पीपुल ही एक तरीके से अपनी सरकार चुनती है, और वही जो है रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में वहाँ पे जाके संसद में जाके अपना वहीं पर रन करते हैं और रूल करते हैं। तो एक तरीके से जो अल्टीमेट पावर जो होती है तो वो लोगों के हाथ में ही होती है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम। तो इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे मोस्ट वाइडली जो एक्सेप्टेड व्यू के अकॉर्डिंग जो आर्यंस है तो ओरिजिनली वो कहाँ से आए हुए थे? तो देखिए जो आर्यंस के बारे में बहुत सारे ऐसे थ्योरी है कि वो लोग बोलते हैं कि वो कहीं डिफरेंट प्लेसेस से, लेकिन जो एक्सेप्टेड जो वाइडली थ्योरी इसके पीछे है कि जो आर्यंस थे तो ये सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत बार पूछा गया हुआ है आपका यहाँ पे, तो ये आप लोग याद रखना सेंट्रल एशिया से जो है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है कि जो जाना जाता है कि ये जो है सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। फिर नेक्स्ट देखिए कि एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ द एटमोसफेयर बाय। तो एसिड रेन जो है तो ये जैसे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन आप देखते होंगे कि जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन जो होती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि एसिड रेन भी एक आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एसिड रेन जो होती है मोस्टली आपका होता है ये कॉज होती है ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। तो ऑप्शन ए आपका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो हमने आपको जो एनवायरनमेंट में जो चैप्टर है तो उसमें हमने एसिड रेन के बारे में आपको अच्छे से इसमें बताया था। आपका एसिड रेन इज बेसिकली नथिंग बट जो रेन जो होती है तो उसमें जो है एसिड आ जाती है साथ साथ में, यानी कि एसिड जैसे आप देखते होंगे कि जब रेनी सीजन होती है तो उस समय जो एसिड होते हैं तो उसके साथ वो भी जो है ड्रॉप कर जाते हैं साथ में, और उसके चलते बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है जैसे स्ट्रक्चर्स का या फिर जो मोनूमेंट्स होते हैं
उन सभी को ये डैमेज पहुंचाती है। तो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है तो दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन का। तो ये सारे जो सल्फर के और जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं तो ये रिलीज होते हैं बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स या फिर जो व्हीकल्स के द्वारा, फिर फैक्ट्री के द्वारा जो एमिशंस होती है तो उनके द्वारा ये एमिशन होती है। और जब ये एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर एंटर करते हैं, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे जो पार्टिकल्स और भी पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं जिनके साथ वो केमिकल रिएक्शन करते हैं और ये बनाते हैं HNO3 और H2SO4, जो कि ये मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं एसिड रेन का। तो एसिड रेन बेसिकली आपका जो रहता है जिसमें कि आपका सल्फर का और नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जिसमें आपका यहाँ पे मेनली होता है दैट इज HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड आपका, दूसरा आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये दो मेन ऐसे केमिकल्स है जो एसिड रेन को कॉज करते हैं। और उसमें से भी जो आपका H2SO4 जो है तो ये अकेला मात्र जो 70% कॉज करती है एसिड रेन को। और ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और देखिए जो जो रेन वाटर होती है, जो नॉर्मल जो रेन वाटर होती है उसकी पीएच वैल्यू लगभग 5.6 होती है। और अगर मान लीजिए इसकी पीएच वैल्यू रेन वाटर की अगर इससे भी कम हो जाती है 5.6 से, तब हम लोग बोलते हैं कि जो रेन है तो उसका नेचर अब एसिडिक हो चुका है। क्योंकि देखिए रेन वाटर प्योरली आप जानते हैं कि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, लेकिन 7 पीएच वैल्यू होना ये थोड़ा सी पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, जिसके चलते ये रिएक्शन बना के बनाता है कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो जिसके चलते पीएच वैल्यू 7 से घट के उसका 5.6 तक हो जाती है, लेकिन इतना एक्सेप्टेड होता है। लेकिन इससे अगर और कम हो जाए पीएच वैल्यू तब हम लोग बोलते हैं कि जो रेन है उसका नेचर एसिडिक हो चुका है, और इसी को बोलते हैं हम लोग एसिड रेन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हड़प्पन टाउन्स एंड द सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन। तो देखिए पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन होने के बाद जो है तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो हड़प्पन टाउन्स है और जो सेटलमेंट्स है उसके, तो ये जो है कौन से स्टेट में पाए गए हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, गुजरात आपका हो जाएगा। तो देखिए जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जितने भी हड़प्पन साइट्स है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो जब ये फाउंडेशन किया गया था, जब फाउंड किया गया था इनका एक्सकेवेशन के दौरान, तो ये सबसे ज़्यादा ये गुजरात में पाए गए हैं। और जितने भी 3 स्टेजेस हैं इसके हड़प्पन कल्चर के, जितने उनके अर्ली और मैच्योर और लेट जितने भी सारे ये सारे चीज़ है तो ये गुजरात में ही ये पाए गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड। तो कौन सा इसमें से जो है इनकरेक्टली पेयर्ड किया गया हुआ है। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखिए आपको दिया पहले में मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट से आपका है, तो ये इससे आपका सही है। मोतीलाल नेहरू जो है ये नेहरू रिपोर्ट से एसोसिएटेड थे, तो ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा आपका दिया हुआ इसमें जीना दिया हुआ है जो कि खिलाफत मूवमेंट से है, तो यही आपका जो है गलत दिया हुआ है, इनकरेक्ट पेयर दिया हुआ है। तो देखिए जो खिलाफत मूवमेंट है तो इससे जो प्रोमिनेंट पर्सन जो एसोसिएटेड थे इससे, तो वो है आपके मोहम्मद अली और साथ में इनके जो ब्रदर थे मौलाना शौकत अली। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट थे जो कि एसोसिएटेड थे खिलाफत मूवमेंट से। जो जीना है तो ये एसोसिएटेड थे होम रूल मूवमेंट से। और बाकी इसमें आपका दिया हुआ है गांधी, तो ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड आपका है, तो ये सही है। सुभाष चंद्र बोस जो है तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक से एसोसिएटेड है, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है इसमें। तो इस तरीके से देखिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री, इनसे आपके क्वेश्चन बार पूछे ही जाते हैं, तो आपको जो है इसको अच्छे से कवर करना है। फिर अगला देखिए कि द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वास। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का इनका ओरिजिनल नेम क्या था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, मूला शंकर आपका हो जाएगा। तो दयानंद सरस्वती जो कि इनका ओरिजिनल नेम मूला शंकर था, तो ये एक हिंदू एसेटिक थे यानी कि ये हिंदू संत थे, और साथ में ये सोशल रिफॉर्मर भी थे जो कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। तो देखिए जो आर्य समाज था तो ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था जिसमें कि ये अपना चाहते थे कि सभी लोग जो है स्पिरिचुअल अथॉरिटी की तरफ जो है मूव करे। तो ये जो है इनका ओरिजिनल नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का दैट इज मूला शंकर। और इनसे जो एसोसिएटेड है मतलब कि जो इन्होंने इनको जो फाउंडर थे इनके, तो वो थे आपका आर्य समाज का इन्होंने फाउंडेशन किया था। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट जितने मतलब कि जो ऐसे जो फाउंड किए गए थे आर्य समाज या फिर और भी जो जैसे आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ थे, तो इन सभी का लिस्ट हमने आपको ऑलरेडी बना के दे दिया है पीडीएफ में, जो कि इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो टॉपिक्स आपके हैं तो उसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में ये मिल जाएगा। तो उनमें आप लोग उसको देख सकते हैं। जो भी जीके का पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स है जो स्लोगन्स दिए थे उन्होंने, या फिर जो उनका निक नेम हुआ करता था, या फिर जो है इसके साथ में जो फाउंडेशन उन्होंने किया हुआ था इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, तो ये सारा चीज़ हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा तो आप लोग जो है पीडीएफ को बाय कर सकते हैं वहाँ से।
तो यहाँ पे देखिए जो आज का 10 का सेट आपका था, यहाँ पे तो आपका पूरा फिनिश होता है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आगे भी इसी तरीके से जो है सीरीज आपका कंटिन्यू चलता रहेगा एग्जाम तक। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमने ऑलरेडी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है करंट अफेयर्स का, इंग्लिश का, और साथ में जो इंपॉर्टेंट जीके के जो टॉपिक्स वाइज जो क्वेश्चन आपके हैं, तो वो भी हमने जो है क्वेश्चन है उसमें आपका पीडीएफ है जो कि टॉपिक्स हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ आप लोग जो है उसको बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।